जी फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर मास्टरी। तो हम फिर से आए हैं कुछ नया पढ़ने। ये अगेन ये MPC 006 से है, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। तो आज हम इसका बहुत ही मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है कोरिलेशन। हम डैम श्योर आपने देखा होगा कि लास्ट 10 ईयर में कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिल ही रहे हैं हर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चाहे इसके किसी मेथड पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने के लिए, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज कोरिलेशन, डिस्क्राइबिंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन आ गया। तो इस पे क्वेश्चन आना ही है। तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि कोरिलेशन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम खराब किए चलो हम फटाफट से इसको कवर करते हैं और इसके मेथड्स देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले देखिए कोरिलेशन, व्हाट इज कोरिलेशन। हमने पॉइंट्स में चीज़ें करनी है ताकि हमें अच्छे से सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, कोरिलेशन डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। क्लियर हो गया यही पढ़ने से कि कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, उनमें क्या कनेक्टेडनेस है, कैसे वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को देखने के लिए हम जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज कोरिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगेन वही चीज़ कि ये दो वेरिएबल्स में कितनी एसोसिएशन है, उसी चीज़ की ये एक मेजरमेंट है, उसी चीज़ को इसमें जो है वो मेजर किया जाता है, मापा जाता है। नेक्स्ट आ गया, इफ वन वेरिएबल इज एक्स एंड अदर इज वाई। अब एक एग्जांपल लेके आपको बता दिया है कोई भी इमेजिनरी कि अगर एक वेरिएबल आपके पास x है दूसरा y है, देन रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स इज असेस्ड बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अगर एक आपके पास एक x वेरिएबल है दूसरा y वेरिएबल है, तो उन दोनों में जो रिलेशनशिप हम लोग निकालते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन, जहाँ इसको कोरिलेशन हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। सिंपली इसको ऐसा समझो, जितने भी कोरिलेशन निकालने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें हम लोग जिस भी साइन से या जिस भी लेटर से जो है कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, उसे हम नॉर्मली कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट अब एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको कोरिलेशन और अच्छे से समझ आ जाएगा, और इतना कोई टफ भी नहीं है। अच्छे से चीज़ें समझेंगे तो ये आराम से समझ आने वाली ये चीज़ें। तो पहली एग्जांपल देखते हैं, ये है रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस। अगर हमने देखना हो कि कोई एक्स वेरिएबल ऑप्टिमिज्म है एंड एनी अदर वेरिएबल वाई हैप्पीनेस है, इन दोनों में हमने रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। कि अगर कोई पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है तो क्या वो साथ के साथ हैप्पी भी है, इसी चीज़ में हमने एसोसिएशन देखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देख ली, इंटेलिजेंस एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि अगर कोई स्टूडेंट है वो उसका IQ लेवल भी हाई है, उसका इंटेलिजेंस स्कोर भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग देखना कि क्या उसके मार्क्स भी ज़्यादा आ रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या उसकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेटर है कि नहीं है। सिमिलरली हमने अगर देखना हो इनकम में और एक्सपेंडिचर में कोरिलेशन, एंड अदर एग्जांपल लाइक कॉस्ट एंड सेल में अगर हमने कोरिलेशन चेक करना हो, तो ये सारी हमारी कोरिलेशन की जो है वो एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन लेते हैं इसकी, अकॉर्डिंग टू W.I. किंग, कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू correlation means that between two series or groups of data there exists some कैजुअल कनेक्शन, ठीक है। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन वो है जो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो इस चीज़ को बताता है कि दो जो है पर्टिकुलर ग्रुप्स में या दो पर्टिकुलर सीरीज ऑफ डेटा में कोई कैजुअल कनेक्शन या कोई कह लो आप कोई कनेक्टिविटी, कोई एसोसिएशन है या नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू यालन चाओ, इनके अकॉर्डिंग जो कोरिलेशन की डेफिनेशन है वो है, कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। ये कैसी अटेम्प्ट है जो दो वेरिएबल्स में आपको बताएगा कि कितना
कोरिलेशन है उनकी डिग्री बताएगा। डिटर्मिन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये एक ऐसा अटेम्प्ट है, एक ऐसा कह लो कि आप कोशिश है जिससे हम वेरिएबल्स में कितनी कनेक्टिविटी है, क्या दोनों में रिलेशनशिप है, उसको हम मेजर करते हैं, उसकी डिग्री का पता करते हैं कि अगर रिलेशनशिप आ रहा है तो वो किस एक्सटेंट तक आ रहा है। ये चीज़ें आपको नेक्स्ट समझ आएंगी कि डिग्रीज जो हैं वो कोरिलेशन की वो क्या क्या रहती हैं। पहले हम देख लेते हैं टाइप्स कोरिलेशन की, वेरी इजी। फर्स्ट लेते हैं हम टाइप, दैट इज हमारे पास है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको समझेंगे अच्छे से। रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से बस इतना समझो जिसमें वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल समझो। वेरिएबल किस चीज़ को वेरिएबल मानते हैं हम? वो चीज़ जो टाइम टू टाइम जो है वो वेरी कर रही है। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू कुछ हो रहा है, थोड़ा टाइम बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और है, उस एक टर्म को हम बोलेंगे वेरिएबल जो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगेन गाइस कोरिलेशन एक सिंगल वेरिएबल में तो होगा नहीं। कोरिलेशन निकालने के लिए हमें मिनिमम 2 वेरिएबल्स तो चाहिए ही होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन ऐसा कोरिलेशन है जिसमें दोनों वेरिएबल्स जो वेरी कर रहे हैं वो एक सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मीन्स कि अगर एक वेरिएबल में कुछ इंक्रीज दिख रहा है तो सेकंड में भी इंक्रीज ही दिखेगा, मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है। और अगर एक में जो है वो कुछ डिक्रीज, वो कुछ किसी हद तक किसी भी चीज़ में डिप्लीट हो रहा है तो दूसरे की भी डायरेक्शन वही होगी, दूसरे में भी किसी तरह की कोई कमी ही आ रही है, दूसरे में भी किसी तरह का कुछ मीन्स डिक्रीज ही हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखें, व्हेन वन वेरिएबल x इंक्रीज द अदर वेरिएबल y ऑल्सो इंक्रीज। वही चीज़ जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दी है, अब इसको पॉइंट में बता दिया। मान लो कोई वेरिएबल x है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन है, कि दोनों में जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन x एंड y। अगेन नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन के अंडर कि अगर वन वेरिएबल x डिक्रीज हो रहा है तो उसी के कोरिस्पोंडिंग y भी जो है अगर डिक्रीज होगा तो हम बोलेंगे कि दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज होने की डायरेक्शन है, वेरी होने की जो है वो डायरेक्शन है वो सेम है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बोथ x एंड y वेरिंग इन वन डायरेक्शन एज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर हमारे पास पॉजिटिव जो कोरिलेशन है वो क्या हुआ, बोथ x एंड y वेरिंग इन वन डायरेक्शन, कि जिसमें x एंड y दोनों एक ही डायरेक्शन में वेरी करते हैं, चाहे तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं चाहे तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो x हमारे पास वेरिएबल इंटेलिजेंस है और y हमारे पास जो है वो वेरिएबल अचीवमेंट है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। तो इफ़ देखिए, सबसे पहले इफ़ जो हमारे पास x है वो इंक्रीजिंग है और y भी इसके साथ इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा जो कोरिलेशन है बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट, दैट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। और साथ ही साथ सेकंड केस इसका क्या आएगा कि अगर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, IQ लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कम है, तो उसके अगर मार्क्स भी कम हैं तब भी हम बोलेंगे कि दोनों में जो है वो जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन ही है, क्योंकि दोनों जो वेरिएबल हैं दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे आपने देख लिया कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि अगर इनकम जो है बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, अगर इनकम कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेंज। ठीक है, रेंज या कितनी डिग्री तक जो है वो हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो वेरी करता है। रेंज ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन इज बिटवीन 0 to +1। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन की रेंज आपको मिलेगी 0 to +1 तक। इसके अंडर कोई भी अगर आपकी वैल्यू आती है तो वो आपको इतना समझ आ जाना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मीन्स देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट भी उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, वीक पॉजिटिव है, वेरी हाई, वेरी लो। ठीक है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये सारा कुछ भी हम फर्दर देखेंगे, लेकिन फिलहाल से रेंज आप इसकी समझो, ये 0 to +1 होगी रेंज किसकी, एक पॉजिटिव कोरिलेशन की। लेकिन अगर हम ओवरऑल
कोरिलेशन की बात करें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो उसकी रेंज रहेगी +-1, ठीक है। वो माइनस से लेके +1 तक रहेगी रेंज नॉर्मल कोरिलेशन की। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी रेंज रहने वाली है 0 to +1। आई होप आपको समझ आ रही है। तो चलो हम इसको एक स्कैटर डायग्राम से भी समझेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। हमने फिर से एक एग्जांपल ले ली मार्क्स ऑब्टेन की और इंटेलिजेंस की, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन हमेशा आपको एक इस लाइन में मिलेगा, ठीक है। इस वाली लाइन में आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे इंटेलिजेंस बढ़ रही है, इधर से अगर इंटेलिजेंस यहाँ पे 100 तक टच कर रही है तो इधर से मार्क्स 60 हो रहे हैं। अगर इंटेलिजेंस 110 तक आ रही है तो यहाँ से मार्क्स आपके 80 तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। फर्दर अगर मार्क्स 90 तक आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर नीचे इसको मिलाओ तो आपकी जो है वो इंटेलिजेंस है वो 120 तक जा रही है। तो इसी फॉर्म में हमेशा जो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन का जो है वो ग्राफ आएगा। मीन्स ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे एक लाइन के आसपास जो है वो लाए करेंगे और इसी वाली डायरेक्शन में करेंगे कि जैसे डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जैसे ये वाली लाइन जैसे जा रही है जी। नेक्स्ट गाइस देख लेते हैं, हमारे पास सेकेंड टाइप आ गई हमारे पास कोरिलेशन की, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, ये एग्जैक्टली जो है वो हमारे पॉजिटिव से ऑपोजिट रहेगा। ये रेफर्स टू नेगेटिव कोरिलेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। पहले हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन में मूवमेंट ऑफ जो वेरिएबल्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट में होनी चाहिए। मीन्स अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा जो घट रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उन दो वेरिएबल्स में जो है वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इमेजिनरी एग्जाम्पल। मान लो एक जो हमारे पास वेरिएबल x है, दूसरा y है। अगर x वेरिएबल में किसी तरह का कुछ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज दिख रही है हमें, और y में उसी के रिगार्डिंग कि 1 में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसी के इफेक्ट से, उसी के इम्पैक्ट से कह लो कि दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि दोनों वेरिएबल्स में है जो वो नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। सिमिलरली अगर x डिक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, देन अगेन वी विल से दैट बोथ आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। आई होप आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसकी रेंज कहाँ तक रहेगी। इसकी रेंज रहेगी गाइज आपके पास 0 to -1, जहाँ इसको -1 to 0 आप लिखोगे, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो पहले 0 आता है और उसके बाद आपका -1 आता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो जैसे, हाँ यहाँ पे डायग्राम में मैंने सही लिखा हुआ है, जैसे आप इसकी रेंज लिख सकते हो -1 to 0, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करा हुआ है। और आगे अगर इसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं 0 to +1, तो वो आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव कोरिलेशन की रेंज। और अगर हम पूरी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे -1 0 भी इसमें इंक्लूड हो गया, देन नेक्स्ट +1, तो ये पूरे ओवरऑल जितना भी कोरिलेशन है उसकी रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, दैट वुड बी +-1। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा है कि +-1 में किसी में कहीं पे भी अगर आपके पास जो है कोरिलेशन की वैल्यू आती है तो मीन्स दोनों वेरिएबल आपस में कहीं ना कहीं वो कोरिलेटेड हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, वो आपको साइन देख के पता चल जाएगा। और उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो उसका जो भी उसका मैग्नीट्यूड, जो भी उसका नंबर आया होगा उसको देख के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव कोरिलेशन की हम फटाफट से एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एरर्स ऑन टेस्ट, ठीक है। अगर हमने स्टूडेंट्स का IQ देखा और साथ में ही देखा कि अगर कि वो एक पर्टिकुलर टेस्ट में कितनी एरर्स जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितनी एरर्स वो मींस दिखा रहे हैं टेस्ट में अपने, अगर इसकी ये दोनों हमने वेरिएबल मान के इसको चेक किया तो हमने देखा कि अगर इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो एरर्स कम हैं। इट मीन्स जो बोथ जो वेरिएबल्स हैं दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, क्योंकि 1 जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में हमको डिक्रीज देखने को मिल रही है, डिक्लाइन हो रही है एरर्स, तो हम बोलेंगे कि दोनों में जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। अगेन हमने अगर देखा होप में एंड डिप्रेशन में, ठीक है, अगर कोई पर्सन बहुत ही होपफुल है, कह लो कि बड़ा हैप्पी है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो उसमें जो डिप्रेशन की जो
इंटेंसिटी है, डिप्रेशन की रेंज है, वो उसमें हमने देखी कि कम होगी एज कम्पेयर टू पैसिमिस्टिक पर्सन। तो इसमें भी फिर जो हमें कोरिलेशन देखने को मिलेगा दैट वुड डेफिनेटली बी नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि अगर पर्सन होपफुल है तो उसमें जो है डिप्रेशन का लेवल कम है, मीन्स बोथ जो है वेरिएबल्स हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे होप का साइन हमने अप बनाया हुआ है, डिप्रेशन का डाउन बनाया हुआ, मीन्स बोथ आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से और चीज़ें समझ आ जाएगी। जैसे हमने अब ली थी एग्जांपल इंटेलिजेंस और एरर्स में, तो इसका ग्राफ गाइस आपको हमेशा इस तरह से देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि ऐसी एक लाइन बनेगी और इस लाइन के आसपास अगर सारे पॉइंट रहते हैं तो आपको इस स्कैटर डायग्राम से भी पता चल जाएगा कि वेरिएबल में जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे इंटेलिजेंस में इंक्रीज आ रहा है एरर कम हो रही है। ठीक है, जब 90 था तो एरर 25 तक था। जब IQ लेवल 100 आ गया तो एरर्स यहाँ से देखिए मिला के, अगर आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचती हो यहाँ पे मिला के, तो एरर्स अराउंड 20 के आसपास आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर 110 आ गया तो एरर्स जो हैं वो कहाँ 10 तक पहुँच गए। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे IQ बढ़ रहा है तो एरर्स जो हैं वो घट रही हैं। इट मीन्स देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, दैट इज इंटेलिजेंस एंड एरर्स कमिटेड बाय स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर टेस्ट। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है कोरिलेशन की, दैट इज जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन में क्या रहेगा, देखिए पहले हमने देखा अगर बोथ वेरिएबल आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। इफ बोथ वेरिएबल्स आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन। अब अगर उनमें किसी तरह का अगर एक के मीन्स वेरी करने से, अगर एक वेरिएबल के वेरी करने से दूसरे में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है, इट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन, जहां आप उसको बोलोगे जीरो कोरिलेशन। ठीक है, ये तो होगी जनरल बात। अब हम इसको देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इट रिप्रेजेंट्स नो और जीरो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, इस केस में दो वेरिएबल्स में किसी तरह का कोई कोरिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स विद द चेंज इन वन वेरिएबल यू कांट सी एनी वेरिएशन और एनी चेंज इन द अदर वेरिएबल। ठीक है, तो जीरो कोरिलेशन आपको कोरिलेशन रेंज में कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे वैल्यू जो है कोरिलेशन की आपकी जीरो रहेगी, वहाँ आपको मिलेगा जीरो और नो कोरिलेशन। आई होप आपको समझ आ रहा है। इस एग्जांपल देख लेते हैं तो और चीज़ें आपको बेटर तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। तो इंटेलिजेंस एंड साइज ऑफ हेड, ठीक है, अगर आप इसमें रिलेशनशिप देख रहे हो कि कोई जो पर्सन है उसकी इंटेलिजेंस इस पे डिपेंड कर रही है कि उसके हेड का साइज कितना है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं होता कि अगर हेड का साइज ज़्यादा है तभी इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होगा। तो मीन्स दोनों वेरिएबल्स जो हैं एक जो है एक्स वेरिएबल लाइक इंटेलिजेंस है उसके कम ज़्यादा होने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा साइज ऑफ हेड पे। ठीक है, इन दोनों में किसी तरह का कोई एसोसिएशन, कोई कनेक्शन नहीं है, देन वी कैन से दैट देयर इज जीरो कोरिलेशन। सिमिलर एग्जांपल आप देख लो, इंटेलिजेंस का और ब्यूटी का कुछ भी ऐसा कनेक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट आ गया साइज ऑफ अ मेडिसिन बॉटल एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है, ये भी कोई वो नहीं मैटर नहीं करता। कई बार आप देखते हो कि इतनी बड़ी कोई भी, जैसे आपने मेडिसिन की बोतल ली तो उसकी कॉस्ट चाहे 100 होगी, और अगर किसी दूसरे पर्सन ने वो अगर उसने कोई दूसरी मेडिसिन परचेज की है तो चाहे उस मेडिसिन की बोतल का साइज़ छोटा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी कॉस्टिंग भी कह लो कि कम होगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये साइज ऑफ द मेडिसिन बोतल का कोई कनेक्शन नहीं है विद द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे वाले स्कैटर प्लॉट से, ऐसे वाले स्कैटर्ड कह लो कि डायग्राम से। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइक मैंने एग्जांपल ले ली, जैसे हमने ऊपर किया है इंटेलिजेंस और ब्यूटी की, इसमें आपको ऐसा कुछ कोरिलेशन देखने को मिलेगा। मीन्स ये कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। जैसे हमने देखा था पॉजिटिव कोरिलेशन में वो ऐसी लाइन बढ़ रही थी इस वाली डायरेक्शन में, और नेगेटिव में हमने देखा था यहाँ से यहाँ नीचे आ रही थी ये लाइन। लेकिन जीरो में आपको देखने को मिलेगा कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा। कोई भी जैसे जो वैल्यू है दोनों वेरिएबल्स की वो कहीं पे भी जो है वो लाई कर रही है, बिल्कुल ऐसे कुछ भी
एक पैटर्न, एक येलो सर्कल के अराउंड कहीं कुछ भी पॉइंट आ रहा है, तो इट मीन्स ये किसी तरह की कोई एसोसिएशन नहीं दिखा रहे दोनों वेरिएबल्स, तो then it is clear that there is zero correlation between the beauty and intelligence. I hope आपको समझ आ रही है गाइस। तो नेक्स्ट टाइप जो आ गई आपको लीनियर कोरिलेशन। आपको लग रहा होगा कि सारा थ्योरी पार्ट ही चल रहा है, तो गाइस थ्योरी पार्ट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी पार्ट पे भी मैंने देखा है क्वेश्चन आ रखे हैं जिसमें आपको डिस्क्राइब करने को आ सकता है व्हाट इज कोरिलेशन एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ के साथ इसकी टाइप्स को भी डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, और इतना कुछ टफ भी नहीं है। तो और मैंने कोशिश भी की है कि चीज़ें इतनी सिंपल रखूँ, विद एग्जांपल्स रखूँ कि आपको एक बार इसको बस वीडियो को आप देख लो अच्छे से, तो आपको समझ आ जाए टॉपिक पूरे का पूरा। तो देखते हैं लीनियर कोरिलेशन क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें भी जो है वो रिलेशनशिप जो है टू वेरिएबल्स में वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, उसको हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। इट इज़ एन आइडियल और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये गाइस फिर लीनियर कोरिलेशन एक तरह का हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन ही है, लेकिन इसको हम एक आइडियल कंडीशन ही मानते हैं कि जिसमें पूरा ऑन द लाइन ही आपके सारे पॉइंट जो है वो लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो चीज़ें हमें समझ आ जाएगी। मोर प्रैक्टिस बेटर परफॉर्मेंस मीन्स अगर एक स्टूडेंट है वो एक टॉपिक की बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार उसे रिवाइज कर रहा है, तो ये तो अंडरस्टूड ही है कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर होने ही वाली है, क्योंकि उसने बहुत बार जो है और रिवीजन कर ली, बहुत बार प्रैक्टिस कर ली किसी पर्टिकुलर चीज़ की, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस उस फील्ड में बेटर होने ही वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लें एग्जाम्पल लाइक इंट्रोवर्जन जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो लोनलीनेस भी वैसे वैसे ही हमारे पास इंक्रीज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन वाले ही एग्जाम्पल्स हैं, कि दोनों वेरिएबल्स में जो चेंज है वो सेम ही डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है। तो उस वजह से जो है वो एक ऐसा प्लॉट बन रहा है जो हमने पॉजिटिव कोरिलेशन में भी देखा था कि एक लाइन के अराउंड ही सारे पॉइंट आते हैं, लेकिन इसको हमने माना जो लीनियर कोरिलेशन है ये पॉजिटिव कोरिलेशन की आइडियल फॉर्म है। मींस इसमें लाइन के आसपास की तो हम बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल लाइन के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ तो लाइन को टच कर रहे हैं। तो देन वी कैन से दैट लीनियर कोरिलेशन मीन्स द आइडियल पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। जहाँ इसकी हमने क्या मीनिंग किया था, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें टू वेरिएबल्स में जो है जो रिलेशनशिप है एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन, और यू कैन से दैट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब लीनियर के बाद 1 सेकेंड में क्या आ रहा है, अब लीनियर के बाद हमारे पास आ गया इसकी नेक्स्ट टाइप दैट इज नॉन लीनियर कोरिलेशन, और यू कैन से दैट कर्वी लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। ये अब लीनियर के साथ ही कुछ इसका थोड़ा बहुत कनेक्शन रहेगा। नॉन लीनियर मीन्स कि एक आपके पास लाइन में आ रहा है कोरिलेशन, नॉन लीनियर की मीन्स अब आपके पास कोई भी ऐसी सीधी स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलने वाली, और इसका दूसरा नाम जो है वो कर्वी लीनियर भी है, मीन्स एक कर्व टाइप आपको जो है वो प्लॉट देखने को मिलेगा। ये तो होगी जनरल बात। अब इसको पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। व्हेन एक्स एंड वाई पॉजिटिवली कोरिलेटेड एट और अप टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है। ये बात अब यहाँ पे समझने वाली है कि सबसे पहले तो अगर x एंड y आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड कि कोई भी दो वेरिएबल x एंड y हैं वो पहले पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं, बट कब तक होते हैं, एट और अप टू अ सर्टेन लेवल, लेकिन सिर्फ वो एक लेवल तक ही पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, बट आफ्टर दैट दे शो नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। गाइस अगर वो पॉजिटिव ही शो करेंगे तब तो फिर नॉन लीनियर में और लीनियर में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो नॉन लीनियर कोरिलेशन या कर्वी लीनियर कोरिलेशन वो है जहाँ पे पहले तो दो वेरिएबल x एंड y मान के चलते हैं, पहले तो वो रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉजिटिव कोरिलेशन, बट अप टू अ पॉइंट, आफ्टर दैट लाइक अप टू अ सर्टेन लेवल और सर्टेन पॉइंट, आफ्टर दैट उनमें क्या होगा, आफ्टर दैट दे विल शो नेगेटिव कोरिलेशन। इन दैट केस
we can say that there is curvilinear or non-linear correlation between the two variables x and y. एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. लाइक गाइस, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लो कि रेनफॉल आपका पहला वेरिएबल है और दूसरा जो है वो वेरिएबल y जो है वो प्रोडक्शन का आपके पास वेरिएबल है. ठीक है, अब यहीं से समझो कि रेनफॉल जो है एक पॉइंट तक तो अच्छी है, किसी भी कह लो क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए एक पॉइंट तक अच्छी है, लेकिन अगर रेनफॉल जो एक्सेस में हो रहा है तो वो आपकी जो क्रॉप को है वो नुकसान भी कर सकता है, उसकी प्रोडक्शन पे इसका जो है वो हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है रेनफॉल का. ठीक है, कि पहले तो रेनफॉल होने से प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई रेनफॉल तो फिर दोनों में नेगेटिव कनेक्शन बनना शुरू हो गया. मीन्स कि एक के बढ़ने से, रेनफॉल के बढ़ने से दूसरा प्रोडक्शन कम हो रही है. ठीक है, तो ऐसा अगर आपको एग्जांपल देखने को मिले देन यू कैन से दैट देयर इज कर्विलिनियर कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. दूसरी देख लेते हैं, स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस. ठीक है गाइस, इसको भी ऐसे समझो, कोई भी टास्क आपने कंप्लीट करना है, लाइक नाउ डेज की आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है, किसी लेवल तक मैं नहीं बोलूँगी कि किसी भी टास्क को करने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस नहीं रहता. हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता ही रहता है, लेकिन उसको हमने मेंटेन करके चलना होता है. अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा ही बढ़ जाता है फिर तो हमारा बिल्कुल भी पढ़ने का मन ही नहीं करेगा. यार कोई ना, देखी जाएगी, छोड़ो एग्ज़ाम, हम नेक्स्ट ईयर दे लेंगे, या इस बार मतलब सारे एग्ज़ाम ना दे के एक दो एग्ज़ाम हम करते हैं. ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि स्ट्रेस अगर लिमिट में है, अगर कंट्रोल में है, ठीक है, तब तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत स्ट्रेस होना ज़रूरी है किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को कह लो कि अटेन करने के लिए. लेकिन अगर वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे उसका भी एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो इस केस में भी जो है वो हमारे पास जो है कर्विलिनियर या कह लो कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप निकल के आएगा बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई, दैट इज स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस. इसका ग्राफ हम लें तो देखिए, पहले तो पॉजिटिव कोरिलेशन है कि वन वेरिएबल के इंक्रीज होने से स्ट्रेस अगर अंडर नॉर्मल कंडीशन है तो बढ़ने से परफॉर्मेंस बेटर हो रही है. लेकिन जब एक लेवल ऐसा आ गया, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये वही सर्टन लेवल मान लो कि आपका आ गया स्ट्रेस का, तो उसके बाद परफॉर्मेंस अब और बेटर नहीं होगी, वो डिक्लाइन होनी शुरू होगी. मीन्स यहाँ तक तो आपने देखा क्लियरली पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस, बट आफ्टर दिस लेवल, आफ्टर दिस सर्टन लेवल वी कैन से क्लियर नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. तो आपके पास ग्राफ जो है इन द फॉर्म ऑफ दिस कर्व आएगा कि इस कर्व के आसपास ही जो है वो पॉइंट सारे लाई करेंगे. देन वी कैन से दैट देयर इज नॉन लीनियर और कर्विलिनियर कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, तो गाइस ये भी वही लिखा हुआ है कि लिटिल बिट जो स्ट्रेस है वो रिलेट्स करती है बेटर परफॉर्मेंस से, बट मोर स्ट्रेस जो है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा आपकी बढ़ रही है देन देयर इज़ डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस, जहाँ आपकी परफॉर्मेंस जो वो है डिक्लाइन होती जाएगी. नेक्स्ट हम लास्ट जो टाइप है हमारे पास कोरिलेशन की, दैट इज बाय सीरियल कोरिलेशन. और गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा रिपीट हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज बाय सीरियल कोरिलेशन. चाहे तो शॉर्ट में क्वेश्चन आ रखा है, चाहे इसके साथ आपको पियर्सन या स्पीयरमैन का एक क्वेश्चन दे के साथ में सॉल्व करने के लिए बोल देगा और साथ में पूछा हो कि व्हाट इज बाय सीरियल कोरिलेशन. तो इसको समझ लेते हैं. बाय सीरियल कोरिलेशन क्या है? इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. हमें पता है कि ये टू वेरिएबल में ही जो है वो रिलेशनशिप निकलेगा, वैसे तो निकलेगा ही नहीं, लेकिन कब? सबसे पहले तो है कि वन वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूस, कि वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए. अ वेरिएबल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हम किसको कहते हैं? अ वेरिएबल विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लाइक टाइम, वेट, हाइट. ठीक है, लाइक जैसे टाइम की कुछ भी वैल्यू आप भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक लिमिट है उतना, उसके बाद इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आ सकती. और हाइट, वेट, इसकी भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग उसको हम वैल्यू भी दे सकते हैं. तो गाइज आप ये पहले समझो कि जो बाइसीरियल कोरिलेशन है, ये जो
पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन आपने सुना होगा, ये उसी की ही एक स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल केस है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, एक तो वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए गाइस, क्योंकि ये भी समझ लो कि कॉन्टिन्यूस भी होने ही है। अगर आपने पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर टेस्ट पैरामीट्रिक है तो उसके वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूस ही रहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास इंटरवल जहाँ रेशियो स्केल्स पे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पियर्सन जो है वो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का मेथड है, उसी की ही बाइसीरियल कोरिलेशन एक स्पेशल फॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट है तो इसमें फिर वेरिएबल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस ही रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल्स जहाँ तो इंटरवल स्केल पे मिलते हैं हमें, जहाँ तो रेशियो स्केल पे मिलते हैं। नेक्स्ट इसकी कंडीशन है कि वेरिएबल इज डाइकोटोमस और बाइनरी की वेरिएबल। इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि वेरिएबल जो है उसकी फर्दर 2 ऑप्शंस बन रही हैं, चाहे तो आप ले लो मेल फीमेल, बॉयज गर्ल्स, ट्रेंड अनट्रेंड, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, लाइव डेड करके, ऐसा आपके पास जो है वो 2 जो है ऑप्शंस पे रहेंगी वेरिएबल्स की। तो उन दोनों में आपको रिलेशनशिप निकालना होगा, तो इसे हम कहते हैं बाइसीरियल कोरिलेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। देन कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर्स ऑफ ट्रेंड एंड अनट्रेंड ग्रुप्स इन म्यूजिक कंपटीशन, ये इसकी एग्जाम्पल होगी बाइसीरियल कोरिलेशन की। अब इसको इतना ही करते हैं क्योंकि फर्दर हमने स्पीयरमैन एंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी आज ही कंप्लीट करना है, तो फटाफट से इसकी एग्जांपल देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास आ गया स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड, ठीक है गाइस। सबसे पहले देखिए कि ये एक हमारे पास, इसको कहते क्या क्या है, इसको स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं, जहाँ इसको स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं, जहाँ नेक्स्ट इसको स्पीयरमैन्स रो भी कहते हैं, ठीक है। रो इसलिए कहते हैं गाइस कि इसको रो जो है वो लेटर है और इससे इसको डिनोट किया जाता है, आई थिंक ये ग्रीक लेटर है जी, तो इससे इसको डिनोट किया जाता है, तो इसलिए इसको स्पीयरमैन्स रो भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं, ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। कोरिलेशन ये तो यहाँ से रैंक ऑर्डर कोरिलेशन नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये एक कोरिलेशन निकालने का एक टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, लेकिन ये कौन सी है, नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक है ये हम आपके पास, जिससे हम 2 वेरिएबल्स में से हम कोरिलेशन निकालते हैं। और अगर आपने गाइस नॉन पैरामीट्रिक को पहले नहीं समझा तो प्लीज़ पहले उसको समझो, जो इससे पहले वीडियो आई थी, तब आपको चीज़ें बड़ी जल्दी से समझ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, क्योंकि अगर आपको वो समझ है ना, तो आपको अगर एग्जाम में इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेता साथ में कि स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन क्या है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिख के बताओ या इसको डिस्क्राइब करो, तो अगर आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का कंसेप्ट समझ है तो आप अपनी तरफ से भी कई कुछ इसमें लिख लोगे कि सैंपल कैसा होना चाहिए, तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जहाँ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी। तो अब उसको छोड़ते हैं, हम इसी को ही पकड़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि वेरिएबल शुड बी ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। अगेन ये स्केल्स वाली बात भी आपको वहीं से समझ आएगी कि अगर हमें पता है कि अगर नॉन पैरामीट्रिक है तो इसकी वेरिएबल्स कौन से स्केल पे आपको मिलने वाले हैं, या तो नॉमिनल या तो ऑर्डिनल स्केल पे मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया कि ये किन्होंने डेवलप किया है, बाय अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट एंड इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में जो है आपको ये स्पीयरमैन रो, जहाँ कह लो कि स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का मेथड दिया था टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन और टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। इनको इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा, आपने 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी होगी जो हमारी MPC 001 है, कोग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी वाला, तो उसमें आपने देखा होगा कि अपने स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी भी है, ठीक है। तो गाइस अब हम लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग एग्जांपल किसकी, जो हमने अभी पढ़ा स्पीयरमैन कोरिलेशन की, और ये क्वेश्चन आपको आ रखा है जून 2017 में। तो उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा था, एक्सप्लेन लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। इसीलिए वो सारी मैं पहले आपको कथा करवा रही थी
कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कौन कौन सी हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो हमने लीनियर नॉन लीनियर का सारा पढ़ा वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और इसी वाली वीडियो में हमने जो पहले पढ़ा है। तो साथ ही साथ इसका सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछ लिया कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू डेटा गिवन। उन्होंने आपको दो तरह का डेटा दे दिया, उसमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकालनी है। साथ में आपको मेथड भी बता दिया कि आपको स्पीयरमैन्स रो, हाँ स्पीयरमैन ये ग्रीक अल्फाबेट होता है रो, इसको रो बोलते हैं। स्पीयरमैन रो आपको निकालना है, ये दो जो डिफरेंट डेटा दिए हुए हैं इनके लिए, ठीक है। चलिए अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं गाइस। वेरी वेरी इजी, ध्यान से देखोगे तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ आ जाएगा कि इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले गाइस इसका ऐसा एक आपके पास आपने टेबल बनाना है। पहले कुछ नहीं है, जो आपके पास डेटा दिया था आपने उसको इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। मान लो ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं या कुछ भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसको आपने लिख लिया। ये आपके पास है जे तक है, मीन्स कि एन, जो सैम्पल साइज आपके पास एन कितना है वो 10 है, ठीक है। मीन्स कि टोटल सब्जेक्ट्स हैं, टोटल जो भी आपके पास इवेंट्स हैं वो हैं 10 है। उसके पास डेटा जो है वो पहला डेटा आपको ये दिया हुआ है, सेकंड डेटा आपको ये दिया हुआ है, लाइक 35, 39, 22 ये सारा, ठीक है। ये यहाँ तक मीन्स यहाँ तक चीज़ें डेटा 1 डेटा 2 तक आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी। उसके बाद आपने खुद से किया है वो ये नेक्स्ट वाले आपके पास जो 4 कॉलम आपने बनाए हैं ये आपने खुद करना है। पहले में आपने क्या करना है, रैंक निकालनी, ठीक है। रैंक आप निकालोगे डेटा 1 का। रैंक निकालना आपको आता है, वेरी वेरी इजी। सबसे छोटा जो नंबर है उसको रैंक 1 देना। उसके बाद जो ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर जो ये फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते करते हुए आपको रैंक देना है। जैसे 20 के बाद यहाँ पे 21 नहीं है, 20 के बाद आफ्टर 20 देयर इज 22, तो इसको आपने रैंक 2 दे दिया। देन 23 इसको रैंक 3 दे दिया। देन 23 के बाद हमारे पास 24 नहीं है, 23 के बाद वी हैव 25, तो इसको रैंक 4 दे देंगे। एग्जैक्टली इन द सेम वे सारे नंबर्स को हमने अप टू 10 रैंक दे देंगे, क्योंकि n जो है हमारे पास 10 ही है, तो हमारे पास रैंक भी अप टू 10 ही जाएंगे। सिमिलरली डेटा 2 के लिए भी आपने ऐसे ही रैंकिंग करनी है, ठीक है। ये दोनों कॉलम आपने बना लिए, रैंक 1 रैंक 2 का, मीन्स R1 R2 दे दो इसको नाम। नेक्स्ट जो हमने कॉलम है उसमें हमने निकालना है डिफरेंस बिटवीन दीज टू रैंक्स, ठीक है। जो रैंक 1 माइनस रैंक 1 जो निकाला है R1 एंड रैंक 2 जो निकाला R2, उसका डिफरेंस आपने D से इसको डिनोट करना है। तो यहाँ पे इसी को आपने निकालना है, मीन्स 2 - 7, 3 - 8, 6 - 2, 1 - 9, 4 - 6 - 2 जैसे आ गया, 5 - 10 - 5, 7 - 5 2 आ गया। ऐसे ऐसे करके आपने D निकाल लेना है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2 रैंक्स निकाल लेना। ये 3 कॉलम वेरी इजी, समझ आ गया। उसके बाद आपने जो करना है D स्क्वायर कर देना। अभी आपने D स्क्वायर कर दोगे तो आपको पता है ऑब्वियसली कि नेगेटिव साइन सारे खत्म हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर कर दिया 25 आ गया, अगेन 5 का स्क्वायर कर दिया 25 आ गया, नेगेटिव साइन खत्म हो गया, ठीक है। नेगेटिव साइन का जब हम स्क्वायर करते हैं गाइस, मीन्स 5 स्क्वायर का मीन्स 5 × 5, उस नंबर को उसी से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो पता ही है आपको क्या है, कई बार तो मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन में चली जाती हूँ गाइस। आई नो यू नो दिस वेरी वेल कि व्हाट इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो इसको आगे हम चलते हैं, वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपने स्टेप फॉलो करना है वो आपने करना है, जो आपने D स्क्वायर निकाला है ना इसका समेशन कर देना है एंड में, मीन्स इस सबको आपने टोटल कर लेना है इसका। ये D स्क्वायर हमने ये पूरा कॉलम निकाला है, डिफरेंस का जो रैंक डिफरेंस है उसका स्क्वायर करके पूरा कॉलम जो हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने सबको कर लिया टर्म्स को ऐड। कितनी टोटल टर्म्स होनी थी हमारे पास, 10 टर्म्स थी, क्योंकि n हमारे पास यहाँ पे n जो है वो 10 है, हमारे पास n 10 है। तो समेशन D स्क्वायर हमारे पास आ गया सारी टर्म्स को ऐड करके 292, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया तो मीन्स आपने टेबल का काम खत्म कर लिया। टेबल के बाद आपने याद रखना है फॉर्मूला, व्हाट इज स्पीयरमैन्स रो फॉर्मूला। तो इस रो को ही हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। जो भी लेटर, ठीक है, या जो भी साइन आपके कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। इसको हम आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या स्पीयरमैन्स रो, दोनों चीज़ें सेम ही है।
तो इसका नेक्स्ट बात आती है इम्पोर्टेंट, इसका फॉर्मूला आपने याद रख लेना, इसको अच्छे से कैसे भी करके ये आपने याद करना है। तो फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर मीन्स सम डी स्क्वायर, टोटल समेशन का मीन्स होता है टोटल, डिवाइड बाय एन, एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से याद कर लेना, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो सारी टर्म्स यहाँ पे देखो, n आपके पास कितना है 10 है, n स्क्वायर चाहिए, n का 10 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 100 आ गया। समेशन डी स्क्वायर आपको चाहिए, वो आपने इधर टेबल में निकाला है, दैट इज 292। तो अब क्या रह गया, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। तो अब पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ स्पेयरमैन्स रो। तो आपके पास जो है वो ये सारी वैल्यूज इसमें आपने फिलअप कर दी। तो आपके पास जो वैल्यू लास्ट में बची दैट विल बी माइनस 0.769। ठीक है, तो आपको पता ही है कि अगर 5 से ज़्यादा हो नंबर तो हमने 2 नंबर्स तक की अगर आपने अपनी वैल्यू रखनी है। तो अगर ये चीज़, अगर 6 के बाद जो डिजिट है वो 9 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 6 की जगह पे 1 ऐड कर दोगे, तो आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी रो की दैट विल बी माइनस 0.77। ठीक है, ये आपके पास आ गया स्पीयरमैन्स रो की वैल्यू। आई होप गाइस आपको समझ आ गया है। मैंने कोशिश की है कि जितना इसको डिटेल में बता सकती हूँ उतना मैंने बता दिया है। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू रो वैल्यू देयर इज हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस बोल रही हूँ, आई इसको इंटेलिजेंस बोल रही हूँ, जबकि ऐसा वेरिएबल का नाम नहीं दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, सिंपल बोला हुआ डेटा 1 एंड डेटा 2। इट मीन्स डेटा 1 और डेटा 2 में क्या है, कैसा कोरिलेशन है, हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या क्या होता है, यू नो वेरी वेल, हमने अभी इसी वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इजीली जो है रो की वैल्यू निकल आई है। गाइस किसी तरह की कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन निकालने में, तो आप मुझे कमेंट में क्वेरीज में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चला कि ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है, ये भी आपको मैं अभी बताती हूँ। रेंज ऑफ कोरिलेशन जो मैंने, वैसे इसको पहले मुझे करवाना चाहिए था, वहाँ मैं करवाना थोड़ा भूल गई थी, तो वहाँ मैंने थोड़ा सा बोल के बता दिया था, लेकिन रिटर्न फॉर्म में आप यहाँ पे देख रहे हो उसको। रेंज ऑफ कोरिलेशन क्या है, जो वेरी करती है प्लस माइनस 1 से, मीन्स जिसमें -1 से लेके +1 तक जो है वो वैल्यूज इंक्लूड है। ठीक है, ये पूरी आ गई आपकी रेंज ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे गाइस देखिए, अगर तो आपके पास वैल्यू जो नेगेटिव में है 1, नेगेटिव मीन्स -1 है वैल्यू, तो उसको आप बोलोगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, सिमिलरली +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास वैल्यू 0.90 से लेके 0.99 है, ठीक है, और पॉजिटिव है, तो आप उसको बोलोगे वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली अगर इसके साथ माइनस लगा दिया तो वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। अगेन 0.70 to 0.90 है तो फिर होगा आपके पास हाई पॉजिटिव। अगर इसी में नेगेटिव हम माइनस के साइन लगा दे तो वो आपके पास बन जाएगा हाई नेगेटिव। ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी, जो हमने ऊपर स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की रो की वैल्यू निकाली है, दैट वाज -0.77। ठीक है, तो -0.77 किस में लाइक कर रहा है, हाई नेगेटिव में। गाइज ये भी आपको वैल्यूज का थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा माइंड में, इतना टफ नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाली याद रख लेनी है, उसके साथ नेगेटिव वाली ऑटोमेटिकली आपको याद हो जानी है। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव चेंज करना वहाँ पे। तो हमारी वैल्यू -0.77 किसके बीच में लाइक कर रही है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो कोरिलेशन कैसा निकला, हाई नेगेटिव कोरिलेशन। इसी को मैंने इसके आंसर में लिखा था कि अकॉर्डिंग टू रो वैल्यू जो हमारे पास ये आई थी, देयर इज हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन डेटा 1 एंड डेटा 2। आई होप गाइस आपको समझ आ गया है। इसी तरह आगे नेक्स्ट वैल्यूज को भी एंड तक डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट अगर -0.0012 0.10 तक अगर आपकी -0.01 तक आ रही है अगर आप वैल्यू, तो उसको हम निग्लिजिबल नेगेटिव बोलेंगे। ये सारी आपने
एक बार टेबल को देख लेना है। और ये आपको पता ही है, अगर जीरो वैल्यू आ रही है देन इट मीन्स देयर इज जीरो कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। तो गाइस टाइम हमारे पास कम है, तो फटाफट से पियर्सन वाला भी मैंने आज ही कवर कराना है, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट। तो फटाफट से इसको भी देखते हैं ये क्या है। अगेन जैसे पहले हमने स्पीयरमैन वाला किया था, वो हमारे पास था नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, और ये हमारे पास है पैरामीट्रिक टेस्ट। ये डेवलप हुआ था बाय कार्ल पियर्सन इन 1886। इट कम्स अंडर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आता है, ठीक है। अगेन क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट फाइंड्स रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वाइज रहने ही वाले हैं, क्योंकि अगेन आपको पता ही है, मैंने बोला था कि अगर ये पैरामीट्रिक है तो कौन से स्केल पे होंगे, जहाँ तो इंटरवल स्केल पे, जहाँ तो रेशियो स्केल पे। देयरफॉर वेरिएबल्स विल बी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। नेक्स्ट आ गया कि वेरिएबल्स आर ऑन इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, ये भी हमें पता है बिकॉज दिस इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है दैट इज, इसे जैसे हमने स्पीयरमैन वाले को रो से डिनोट किया था, और पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट वाले केस में हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप का स्मॉल आर आप समझ लो यहाँ पे ले लिया हुआ है, तो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। तो इसका फॉर्मूला जो है इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना, समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। वेरी वेरी इजी, अगेन इसमें भी कुछ ऐसा टफ नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से वीडियो को देख लेना है तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, तो उसको करने से चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। ये गाइस थोड़ा सा समझ लेते हैं फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल आर है, स्मॉल आर को हम बोलते हैं मीन्स स्मॉल आर आप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जहाँ पे एक्स वाई कोई दो आपको पता ही क्या है वेरिएबल है। फिर जो स्मॉल एक्स हमने फॉर्मूला में लिखा हुआ है, ये है डेविएशन ऑफ एक्स कोर्स फ्रॉम मीन। ये यहाँ अगर समझ नहीं आ रही तो जब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना नेक्स्ट, तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। स्मॉल एक्स जो है वो डेविएशन है एक्स कोर्स की फ्रॉम मीन ऑफ कैपिटल एक्स, या मीन ऑफ एक्स सेट ऑफ स्कोर्स। स्मॉल एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, और जब हम 1 by 1 हर एक वैल्यू में से उसका मीन निकालते जाएंगे तो हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू आती जाएगी। सिमिलरली स्मॉल y भी हम ऐसे ही निकालेंगे सेकेंड डेटा के लिए, y माइनस y बार का मीन्स है कि y का मीन, तो इससे हमें स्मॉल y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ हमें चाहिए इस फॉर्मूला के लिए, समेशन एक्स वाई ओवर अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। और स्मॉल y कैसे निकालना है वो मैंने यहाँ पे आपको वर्डिंग में तो बता दिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जी गाइस, ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिसंबर अभी लास्ट जो हमारा स्टैट का पेपर रहा है उसी में पूछा गया है कि एक्सप्लेन बाय सीरियल कोरिलेशन, ठीक है। इसीलिए हमने थोड़ा सा बाय सीरियल कोरिलेशन के कह लो के बारे में पढ़ा था कि ये जो हमारा जो हमने पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट अभी कर रहे हैं, इसी की ही बाय सीरियल कोरिलेशन एक स्पेशल फॉर्म है। इसमें वेरिएबल ये पता हमें कॉन्टिन्यूस तो होने ही वाले हैं, कॉन्टिन्यूस के साथ साथ डाइकोटोमस भी होते हैं, जहाँ बाइनरी भी होते हैं। बाइनरी मैंने बोला था आपको, जिसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं, मीन्स ट्रू कह लो कि ट्रू फॉल्स, रूरल अर्बन, मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ट्रेंड अनट्रेंड, ऐसे करके आपको वेरिएबल के 2 ऑप्शंस में वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे, तब आप बाय सीरियल कोरिलेशन लगाते हो, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछ लिया था कंप्यूट पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, कि फॉलोइंग डेटा के लिए पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालिए। देखिए गाइस सिंपल बात है, अगर तो आपको नाम से मेंशन किया हुआ है कि इससे आपको कोरिलेशन निकालना, तब आपको वही पर्टिकुलर मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर सिंपल डेटा देके बोला हुआ है कि फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन दीज 2 डेटा, तो आपने सिंपली दोनों में से कोई भी मेथड लगा देना, फिर आपको ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है कि आप पियर्सन वाला मेथड लगाओ जहाँ आप स्पीयरमैन वाला, ठीक है। अगर तो मेंशन है तब आपने वही पर्टिकुलर मेथड लगाना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको अच्छे से आता होगा वही आपने लगा देना, अगर आपको नाम मेंशन नहीं है तो। लेकिन अगर नाम मेंशन है फिर आपने वही पर्टिकुलर जो है वो मेथड आपको लगाना पड़ेगा।
ठीक है। सिमिलरली वैसा ही आपको डेटा गिवन है, यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन में ही गिवन है, ये आपको पूरा डेटा x और डेटा y जो है वो डेटा x और डेटा y जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको अपने स्पीयरमैन बोल रही हूँ, इसको अपने पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन से निकालना है, जिसको हम डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल r से। इसका फॉर्मूला है हमारे पास समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। बार बार सेम ही चीज़ कर रहे हैं ताकि रेपिटेशन से चीज़ें आपको याद रह सके। ठीक है गाइज, अगेन वेरी वेरी इजी मेथड, इसके भी टेबल को समझने की ज़रूरत है, बाकी आप फटाफट से कर लोगे। यहाँ तक आपको पता है गिवन है आपको, ये आपको सारी जो है वो टर्म्स गिवन है। आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 10 है, मीन्स n की वैल्यू आ गई आपके पास 10। ठीक है, नेक्स्ट डेटा x आपके पास ये गिवन है, डेटा y आपके पास ये गिवन है। ठीक है, वो उसको भी आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका डिफरेंस क्या है, देखो स्पीयरमैन में हमने डेटा जो एक्स वाई गिवन था उसके साथ हमने कुछ भी उसका समेशन वगैरह कुछ नहीं निकाला था, सिंपल उसका हमने क्या निकाला था, रैंक निकाल के रैंक का डिफरेंस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आपको एक्स वाई का गाइस मीन भी चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, सिंपली आपने इसका मीन निकाल लेना है। मीन निकालना आपको पता है वेरी वेरी इजी। उसके लिए आप क्या करते हो, मीन निकालने के लिए आपने ये सारी x की टर्म्स को ऐड कर लेना, लाइक 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 9 8 12 5 10 10, ये सारा इसको प्लस करके सभी को ऐड करके हमारे पास 100 आ गया। सिमिलरली y डेटा को ऐड करके हमारे पास आ गया 110। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं हम, ऐड ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों केस में हमारे पास 10 ही है, तो हमने जो हमने समेशन x निकाला था 100 डिवाइड बाय 10 करके आ गया हमारे पास 10, मीन्स x मीन आ गया 10 एंड सिमिलरली y मीन हमारे पास आ गया 11, क्योंकि यहाँ पे जो समेशन आया था वो 110 आया था। किसका, समेशन y का 110 आया था, उसको भी नंबर ऑफ टर्म से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ गया 11। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक है, दोनों हमने सैंपल्स का, दोनों डेटा का हमने मीन निकाल लिया। उसके बाद हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। ठीक है, अब स्मॉल एक्स निकालने का मेथड आप देखिए, वेरी वेरी इजी। अगेन स्मॉल एक्स आपने कैसे निकालना है, ये जो एक्स की टर्म है ना 10, तो हमारे पास डेटा ये गिवन है 10 में से हमने एक्स मीन निकाला है उसको माइनस करते जाना है और हमारे पास स्मॉल एक्स आ जाएगी। स्मॉल एक्स के रिगार्डिंग सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट जैसे कैपिटल एक्स की जो वैल्यू हमारे पास डेटा की है 10 माइनस मीन किया हमने, 10 एक्स मीन हमारे पास एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 माइनस 10 किया तो 0 आ गया। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 12 है, तो 12 में से अगेन हमने एक्स बार मीन्स एक्स मीन निकाला जो जिसकी वैल्यू 10 है। 12 माइनस 10 हमारे पास आ गया 2, अगेन 13 माइनस 10 किया तो 3 आ गया, 11 माइनस 10 किया तो 1 आ गया, 9 माइनस 10 किया तो हमारे पास -1 आ गया, 8 माइनस 10 किया तो हमारे पास -2 आ गया। सिमिलरली ऐसे करते करते स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई। इसको हम डेविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्स कोर्स। ठीक है, सिमिलरली हमने y की वैल्यू निकाल देनी है। जो y का डेटा हमारे पास गिवन है उसमें से माइनस कर देना हमने y डेटा का मीन, जो हमारे पास y मीन आया था 11। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ये y वाले कॉलम की हमें वैल्यूज गिवन हैं लाइक 12, उसमें से हम बाय मीन जो बाय बार जब कह लो कि बाय मीन हमने निकाला था दैट वाज 11। 12 माइनस 11 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1, अगेन 13 माइनस 11 कर रहे हैं हमारे पास आ गया 2, देन 5 माइनस 11 कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया -6। गाइस जो ये कोरिलेशन वाले जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उसमें आपने प्लस माइनस साइन का एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें साइन मैटर करते हैं, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कोरिलेशंस होते हैं। इसलिए कैलकुलेशन करते टाइम आपने साइंस का बड़े साइन को जैसे बड़े ध्यान से साइन का कह लो कि आपने अलर्ट रहना है कि कोई भी साइन आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, जहाँ पे माइनस आता है वहाँ पे माइनस आपको प्रॉपर मेंशन करके उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। इसी तरीके से स्मॉल y की सारी वैल्यूज आती जाएंगी आपके पास, जितना भी y की वैल्यू डेटा गिवन है उसमें से माइनस करते जाना हमने y मीन को। ठीक है, लाइक 15 माइनस
11 की है जो हमारे पास y मीन है y का, 15 माइनस 11 करके हमारे पास आ गई वैल्यू 4। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने निकाल लेना वेरी इजी, नेक्स्ट जो कॉलम निकालना है एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का, स्मॉल एक्स हमारे पास आ गई वैल्यूज, इन सबको हम स्क्वायर करते जाएंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही। और नेक्स्ट जो हमें फॉर्मूला के लिए चाहिए दैट इज एक्स वाई, ठीक है, हमने किया था ना इसके फॉर्मूला में समेशन एक्स वाई टॉप पे रहता है, देन डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई चाहिए तो मीन्स दोनों की प्रोडक्ट चाहिए, जो एक्स और वाई आएगी दोनों की मल्टीप्लाई चाहिए हमें। फर्स्ट वाले कह लो कि रो में हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो 0 इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आना। तो x अगेन x की वैल्यू 2 है, y की 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। सिमिलरली ऐसे करते करते हमारे पास x y की सारी 10 की 10 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब जो बात रहेगी वो रहेगी सभी के समेशन निकालने की। एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया था, उसका समेशन करके 48 आ गया, वाई स्क्वायर का समेशन करके 66 आ गया, एक्स वाई का जो समेशन करके -20 आया गाइस यहाँ पे। तो ये चीज़ आपने वहाँ पे भी ध्यान रखनी है। अगर आपको प्लस और माइनस में टर्म्स आती हैं तो अपने प्लस वाली पहले अलग से ऐड करनी है, माइनस वाली आपको अलग से ऐड करनी है, वो करके उसके बाद दोनों को माइनस करना आपने, ठीक है, तभी आपके पास एग्जैक्ट जो है वो करेक्ट जो है आपको आपके पास कैलकुलेशन आएगी। तो यहाँ पे जैसे -20 आया, ये तीनों वैल्यूज चाहिए आपको फॉर्मूला के लिए, वो सारी आ गई हमारे पास। फॉर्मूला में आता है समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो बस वेरी इजी, इसमें सारी वैल्यूज बारी बारी से पुट करते जाओ और आपके पास आ जाएगा पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। समेशन एक्स वाई है यहाँ पे -20, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 48, देन समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू है 66। इस सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा -0.35, मीन्स आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन आया। ये तो साइन से क्लियर हो गया, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आप देखो, जो हमने टेबल पढ़ा था, तो ये वैल्यू आपकी लाई करती है अंडर लो नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, देयरफॉर there is low negative correlation between data A and data B। जी गाइस, यहाँ पे हमारा टॉपिक कोरिलेशन वाला ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये कोरिलेशन का टॉपिक आज अच्छे से समझ आया। अगेन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% चांसेस हैं कि इन दोनों मेथड्स में से किसी एक पे आपको कोरिलेशन वाला क्वेश्चन आने ही वाला है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो देखते हैं उनको वेरी वेरी थैंकफुल टू दोस्त। लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में ही कुछ और जैसे जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताओ, और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करने की। जैसे इनोवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा स्टैट वाले टॉपिक में इनोवा इंपॉर्टेंट है, देन एरर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। मान विटनी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसको हम यू टेस्ट भी आई थिंक बोलते हैं। ऐसे दो तीन टेस्ट और हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। तो ये सारा मैं जल्दी से फिर से हम कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है गाइस, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग।